करें इम्प्योर ड्यूटी की बात कर रहे हैं तो इस वक्त अमित गंजू कानपुर में हमारे साथ मौजूद हैं। कानपुर जो कि औद्योगिक नगरी है, वहां पर व्यापारियों के साथ ही मौजूद हैं। बाजार और व्यापारी इस बजट को कैसे ले रहे हैं? अमित, आपके पास आती हूं। कितने खुश हैं व्यापारी? इस बजट पर क्या रिएक्शन है उनके? देखिए मेनका जी, मैं आपको बताना चाहूंगा ये औद्योगिक नगरी कानपुर है और कानपुर के दादानगर कोऑपरेटिव स्टेट में सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा पहले तो आप ये देखिए, आप दृश्य देखिए और इनके चेहरे की खुशी देखिए। ये कानपुर के अलग अलग सेगमेंट्स के, कोई ट्रेड चमड़े से है, कोई स्टील से है, कोई प्लास्टिक से है, कोई कन्फेक्शनरी से है, कोई लेदर से है, कोई असेंबलिंग से है, कोई प्लास्टिक गुड से। जहां तक है आज इनके लिए कहीं ना कहीं क्या इनका रिएक्शन सर, आपका क्विक रिएक्शन बताइए सर। बहुत अच्छा बजट था और इससे अच्छा बजट आज तक कभी भी नहीं बजट आया था। हम जितनी उम्मीद करते थे उससे बढ़िया बजट है। 12 लाख तक की आय को पूर्णतः माफ़ कर दिया गया है इनकम टैक्स से। दूसरा, वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो 1 लाख रुपए का तोहफा दिया गया है एक्स्ट्रा उसका, तो उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सरकार का, मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आप देख सकते हैं कि अगर उद्योगियों की बात की जाए, सर क्या क्विक रिएक्शन है आपका? बहुत अच्छा प्रयास ये देश ताली बजा दीजिए सारे। मैं आज बहुत तारीफ करता हूँ। सर कैसा रिएक्शन है? बहुत बढ़िया भाई साहब, गजब का बजट है। हम लोग सब उद्यमी खुश हैं। एक तो एयरपोर्ट भी काफ़ी बढ़ाए जा रहे हैं, 120 एयरपोर्ट की भी बता रहे वृद्धि होगी और इनकम टैक्स में छूट तो सभी होगी। चलिए हम आप तक आने होटल ट्रेड से जुड़े हुए हैं। सर आपके होटल ट्रेड से क्या ओवरऑल क्या कहेंगे सर? बहुत ही अच्छा रहा ये है बजट, और जो मेडिकल लाइन में उन्होंने कैंसर के लिए पेशेंट के लिए मेडिसिन के रेट कम किए हैं, इससे अच्छा बजट कभी नहीं आ सकता था। नहीं आ सकता है। सर आप बताइए, आप वुड ट्रेड से क्या कहेंगे सर? आप अति सराहनीय बजट है, बहुत अच्छा बजट है। बजट अच्छा, बहुत अच्छा बजट। तो कुछ कह दें दो लोग। बहुत अच्छा बजट है। मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। चीयर अप कर दीजिए जोर से। चीयर अप करिए। सर आप बताइए। बहुत अच्छा बजट है और जैसे कि अपेक्षा थी 12 लाख तक की जो टैक्स छूट दी है और आगे के स्लैब जो कम किए हैं उससे बहुत फर्क पड़ेगा। 25 लाख तक के जो स्लैब थी 30% का, उसको 25% कर दिया गया है। इससे बहुत मध्यम वर्ग को बहुत फर्क पड़ेगा। मध्यम वर्ग को। चलिए हम लोग एक और लेने से सर क्या कहेंगे? अभी आप कुछ नारे भी लगा रहे थे, हम सुन रहे थे, कुछ बताइए। ये मैं कानपुर कपड़ा कमेटी की ओर से माननीय मोदी जी और निर्मला सीतारमण जी को धन्यवाद देता हूँ। ये बजट बहुत ही सुंदर आया है। उन्होंने विशेषकर कपड़े पर, जो हिंदुस्तान में कपड़ा बनेगा उस पर टैक्स कम करने की योजना बनाई। इससे अच्छी और कोई बेहतर बात नहीं हो सकती। तो उद्योग जगत भी दिल खोलकर स्वागत कर रहा है इस बजट का। और इस वक्त हमारे एक और सहयोगी बागपत से हमारे साथ मौजूद है, वहां का रुख कर लेते हैं। शहजाद हमारे साथ बागपत से। शहजाद आपके पास आती हूँ, आपके साथ भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं। बजट को लेकर इनका फर्स्ट रिएक्शन क्या है? बिल्कुल, मैंने कहा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो है बजट पेश कर दिया है। किसानों की केसीसी जो है उसकी लिमिट बढ़ाने की घोषणा की है, यूरिया प्लांट लगाने की घोषणा हुई है और पीएम धन धान्य योजना शुरू करने की घोषणा हुई है। मैं बागपत में मौजूद हूँ। बागपत किसानों की धरती है, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की धरती है। यहाँ पर हम किसानों से बात करेंगे। किसान मेरे साथ जुड़े हुए हैं फिलहाल बजट को लेकर। आइए सीधा किसानों से प्रतिक्रिया लेते हैं, किसान नेताओं से प्रतिक्रिया लेते हैं। सर, बजट पेश हो गया है, केसीसी की लिमिट बढ़ा दी, क्या कहेंगे, कितनी बड़ी बात है ये? बजट की लिमिट, जो किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाई है वो आदरणीय जयंत चौधरी के कारण बढ़ाई गई है। जयंत चौधरी जैसे ही एनडीए में गए हैं तो सरकार पर दबाव बढ़ गया है। किसानों को कितना फायदा इसका जो है मिलेगा, जो है किसानों को इससे बहुत फायदा मिलेगा। 3 लाख की थी, अब 5 लाख की कर दी है किसानों का। दूसरा, किसान यूरिया का प्लांट लगाए जा रहे हैं तो यूरिया की जो किल्लत देश में है वो यूरिया की किल्लत मिट जाएगी और देश तरक्की की ओर बढ़ेगा। आप भी किसान हैं, किस चीज़ की खेती करते हैं? यूरिया का प्लांट लगने जा रहा है, किल्लत होती है, अब क्या कहेंगे? धन्यवाद देंगे। बहुत धन्यवाद है जी जयंत जी का। सरकार किसान को जो है परेशानी खाद की बहुत रहती, ब्लैक में मिलता है और प्लांट लग के पे बहुत बढ़िया फायदा होगा जी किसानों को, सब कोई फायदा है। आप क्या कहेंगे जो है इसको लेके? बजट पे क्या प्रतिक्रिया है आपकी? बजट पे मेरी ये प्रतिक्रिया है, स्वास्थ्य में जो एक कदम उठाया गया कि मैं तो चाहता था कि जो गंभीर बीमारियों की जो दवाइयाँ आधे दाम में की गई है ये मुफ्त हो जानी चाहिए थी, पर आधे दाम में भी काफ़ी फायदा मिलेगा एक गरीब वर्ग में, क्योंकि ऐसी गंभीर बीमारियाँ, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों जिसमें घर के घर खाली हो जाते हैं, ऐसे में अगर उन्हें दवाई का स्वास्थ्य में कुछ लाभ मिलता है तो अच्छी बात है। आप किसान हैं, आप क्या कहेंगे चाचा, जो है
क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ी है, किसानों को कितना बड़ा फायदा, कितना बड़ा जयंत चौधरी ने बढ़वाई तो सरकार में है और बहुत फायदा हुआ हमें। 3 लाख से 5 लाख का हो गया और प्लांट जो असम में लगा रहे हैं यूरिया का, उससे भी बहुत फायदा हुआ। खाद नहीं मिला था समय पे, तो ये सब दिक्कत दूर होगी। पहले भी जो है जो किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट थी वो 3 लाख थी, किसान परेशान रहते थे कि भाई ब्याज नहीं मिलता, लोन नहीं मिलता जो है। अब कितना फायदा होगा आपको जो है? अब बहुत फायदा होगा, 50% का तो फायदा होगा। और भी किसान मेरे साथ है, उनसे बात करते हैं। सर आप क्या कहेंगे इस बात को लेकर? आप युवा हैं, लिमिट बढ़ी है जो किसान क्रेडिट कार्ड की जो है, इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा जी हमको। 3 लाख की थी और 5 लाख की हो गई है, अब 50% का फायदा हुआ है, इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। धन्यवाद है सरकार का। और बजट को लेकर आप क्या कहेंगे? कई बड़ी घोषणा वित्त मंत्री ने यहाँ पर की है, टैक्स में छूट। तो सुना आपने, सभी स्वागत कर रहे हैं बजट का, क्योंकि एक तरफ बहुत सारी चीजें सस्ती हुई हैं, चाहे वो जरूरत वाली दवाइयां हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हो, बहुत सारी चीजों को सस्ता किया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ टैक्स स्लैब में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है। 12 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा और बुजुर्गों के लिए, किसानों के लिए भी कई ऐलान कर दिए गए। किसानों का क्रेडिट लिमिट बढ़ाया जा रहा है। तो वहीं पर उड़ान योजना के तहत कई और शहरों को जोड़ा गया है, यानी कि और भी ज्यादा एयरपोर्ट्स बनेंगे। वहीं पर टूरिज्म के लिए भी कई बड़े ऐलान कर दिए गए हैं। टूरिज्म के लिए जमीन की व्यवस्था और ज्यादा सरल हो जाएगी। अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहता है तो राज्य में उनके लिए फ्रेंडली माहौल बने, इस पर भी काम किया जाएगा। तमाम तरह की योजनाएं और तमाम तरह के यहां पर ऐलान कर दिए गए। इस वक्त मुकेश जैन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, टैक्स एक्सपर्ट हैं। मुकेश जी, बजट पर आपका रिएक्शन क्या है? और जो बदलाव किया गया है, कैंसर जैसी दवाएं जो हैं कैंसर बीमारी से, उसे सस्ती कर दी गई हैं, तो इस बजट को ओवरऑल आप क्या कहेंगे? चलिए मुकेश जी के पास चलेंगे, उससे पहले मनेंद्र के तिवारी जी के पास एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। मनेंद्र जी, ये बजट में दवाइयों के ऊपर बेसिक कस्टम ड्यूटी कम कर देना, इतने सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डे केयर कैंसर के लिए करना, ये काफी कमेंडेबल वर्क है गवर्नमेंट का। और उससे मेडिकल फैसिलिटी स्ट्रेंथ मिलेगा, मेडिकल टूरिज्म को स्ट्रेंथ मिलेगा और भी इससे रेवेन्यू जनरेट होगा और कॉमन पीपल को इसमें एक्सपेंडिचर कम आएगा, जिसकी वजह से उनको रिलीफ जी। ये इसके साथ साथ आप ये देखो कि 2 हाउसेस के लिए इन्होंने सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया इंस्टेड ऑफ 1। 12 लाख का इधर टैक्स स्लैब बढ़ा दिया, बीसीडी कम कर दिए, टीडीएस और टीसीएस में इन्होंने काफी बदलाव कर दिया जो कम्बरसम था। असेसमेंट के प्रोसीजर्स और जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस थे वो लिबरलाइज कर दिए। नेक्स्ट टैक्स बिल ये अगले हफ्ते लाने की बात कर रहे हैं जो काफी सिंप्लीफाइड और प्रोसीजरल होगा। मुझे लगता है कि ये बजट बहुत ही एडवेंचरस है, बहुत ही एडवेंचरस है। प्रदीप मिश्रा रियल एस्टेट एक्सपर्ट भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रदीप जी, रियल एस्टेट को कितना बूस्ट मिलता दिख रहा है इस बजट से? देखिए, जब डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है तब तक सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो होता है वो रियल एस्टेट को होता है। मतलब जैसा गवर्नमेंट इकोनॉमिक सर्वे में ये बता रही थी कि हमें कंजम्पशन पे फोकस करना है, कंजम्पशन मेन टारगेट है। तो कंजम्पशन तभी होगा जब लोगों की डिस्पोजेबल इनकम होगी, और डिस्पोजेबल इनकम को सबसे ज्यादा प्रेफर्ड जो आजकल किया जाता है वो रियल एस्टेट के अंदर किया जाता है। रोटी, कपड़ा, फिर और मकान। करेक्ट। तो मकान के अंदर ये डिस्पोजेबल इनकम का इम्पैक्ट आने वाले टाइम में बहुत अच्छा होगा। वैसे कोविड के बाद रियल एस्टेट मार्केट अच्छी रही है, लेकिन तब भी एक्सपेक्टेशंस रहती है। एक इंडस्ट्री स्टेटस की एक्सपेक्टेशन थी, वो शायद बहुत दिनों से चल रही है, वो हो नहीं पा रही है। लेकिन यहाँ 50,000 तक का जो रेंटल है, जो टीडीएस है, जो आपको रेंटल प्रॉपर्टी पे लगता था, एक वो हट गया है। और सेकंड प्रॉपर्टी को भी आप सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की तरह ले सकते हैं। तो लोग सेकंड प्रॉपर्टी खरीदने की तरफ सोचेंगे। तो उस पे जो रेंटल आपको लगता था सेल्फ कि आप सेकंड प्रॉपर्टी है और सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं भी है तो आपको उस पे एज्यूम रेंटल माना जाता था, तो वो अब नहीं लगेगा। ये सबसे ज्यादा बेनिफिट दिख रहा है मेरे को। और जिस हिसाब से इंफ्रा की तरफ बढ़ाया गया है, मेडिकल टूरिज्म है या एजुकेशन है, स्किल्ड मैन पावर है,
इन सब का जो ओवरऑल इम्पैक्ट आता है वो कंट्री की ग्रोथ पे आता है और ग्रोथ का इम्पैक्ट रियल एस्टेट पे आता है। तो मुझे रियल एस्टेट के लिए बहुत बहुत अच्छा ही बजट दिख रहा है, बहुत पॉजिटिव दिख रहा है। जैसा कि आपने भी कहा कि रोटी कपड़ा के बाद अगर कहीं खर्च करना होता है तो लोग मकान पर खर्च करते हैं, और अब 2 मकान की तरफ बढ़ेंगे क्योंकि सेकंड प्रॉपर्टी पर भी रेंटल नहीं लगेगा, रेंटल टैक्स नहीं लगेगा, तो ये भावना बढ़ेगी। प्रदीप जी आप यहाँ पर मौजूद हैं, तो एक सवाल और है कि बीते दिनों में कोविड के बाद से किस तरह की प्रॉपर्टी में लोगों ने ज्यादा इन्वेस्ट किया है, लग्जरियस प्रॉपर्टी में या फिर जो मिडिल क्लास का इंसान है वो कम बजट वाले प्रॉपर्टी की तरफ अट्रैक्ट हुआ है? देखिए रियल एस्टेट मार्केट जब रुकी हुई होती है, जब मार्केट रिवाइव करती है, तो हमेशा जो सबसे पहले है वो एंड यूजर बाइंग करता है। एंड यूजर एक मिडिल सेगमेंट में जो मिडिल टिकट साइज की प्रॉपर्टी है उसको बाय करता है, लेकिन उसके बाद जब मार्केट चल जाती है तो इन्वेस्टर्स भी उसके अंदर मार्केट में आते हैं, तो उसके बाद लग्जरी प्रॉपर्टी का ट्रेंड शुरू हुआ। और लग्जरी प्रॉपर्टी का ट्रेंड बढ़ने की एक और वजह थी, लोगों ने जो वो किल्लत सही जो कोविड के टाइम पर या जो रेंट पे रह रहे थे उन्होंने जो दिक्कत सही, या जो तंग गलियों में रह रहे थे उन्होंने जो दिक्कत सही, उन्होंने एहसास किया कि हमें बेटर एमिनिटीज़ के अपार्टमेंट या विलास लेने की ज़रूरत है जहाँ पे हम अपने परिवार के साथ एक अच्छा समय बिता सकें। पार्टीज़ करने के लिए बाहर जाना है, उससे बेटर बड़ा घर ले लो जो लोगों को घर पर बुला के ही पार्टीज़ की जा सके। तो ऐसी सब चीज़ों के लिए लग्जरी प्रॉपर्टी का ट्रेंड आया। तो लग्जरी प्रॉपर्टी का ट्रेंड मैं देख रहा हूँ 2022 ऑनवर्ड्स लग्जरी प्रॉपर्टी का ट्रेंड काफी चला और बहुत ज्यादा लग्जरी प्रॉपर्टीज में उछाल देखने को मिला। गुड़गांव में 190 करोड़ का अपार्टमेंट उसका एक एग्जांपल है, पेंट हाउस, कि इस रेट तक गुड़गांव चला गया। मतलब गुड़गांव पर कैपिटा इनकम काफी अच्छी है, लेकिन उसके बावजूद भी 190 करोड़ का अपार्टमेंट एक बहुत महंगा अपार्टमेंट होता है, वहां तक की प्राइजेस वहां चले गए। लेकिन यहाँ जो सबसे कमी जो मुझे दिखी इस बजट के अंदर, डिस्पोजेबल इनकम आप बढ़ा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन लैंड कॉस्ट काफी ऊपर चली गई है। तो यहाँ गवर्नमेंट को ऐसे एवेन्यूज खोलने चाहिए, जैसे रेलवे के पास लैंड है या पीएसयूज के पास लैंड काफी पड़ी है, वहां अर्बन एरिया में एक फंड तो जरूर बनाया, लेकिन अर्बन एरियाज में अगर लैंड की एबिलिटी कराई जाए और वहां पर अफोर्डेबल हाउसिंग लेके आई जाए, क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम को शुरू किया जाए, तो वो मुझे लगता है कि मिडिल क्लास को या लोअर मिडिल क्लास के लिए वो सबसे बड़ा वरदान हो सकता था। तो वो अफोर्डेबल हाउसिंग के मकान जो अब लग्जरी में कन्वर्ट हो चुके हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग इवन डेवलपर्स भी नहीं बना रहे क्योंकि लैंड कॉस्ट ऊपर आ गई है, तो उस पे अंकुश लगाना कहीं हद तक बहुत जरूरी था इसमें। मनीष अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद है। मनीष जी, जब हम सैलरी में टैक्स में छूट देते हैं तो उसका असर हर सेक्टर पर पड़ता है, क्योंकि इंसान है जो भारत को केवल आत्मनिर्भर नहीं लेकिन भारत को एक विश्व गुरु के रूप में स्थापित करेगा। बहुत बहुत ज्योतिरादित्य सिंधिया को आप सुन रहे थे। विश्व गुरु भारत को बनाने की दिशा वाला ये बजट है, विश्व गुरु बनाएगा ये बजट भारत को, इस तरह का बजट है। मनीष अग्रवाल जी, इसी पर आप रिएक्शन दीजिए, क्या ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, सरकार की जो सबसे बड़ी टारगेट ऑडियंस थी ना, मिडिल क्लास, उसको सरकार ने सबसे अच्छे से इसमें एड्रेस करा है। लोगों के अंदर एक फेथ जनरेट करना पड़ता है कि सरकार आपके साथ है, आपकी स्पेंडिंग्स को बढ़ा रही है, आपकी प्रॉब्लम्स को समझ रही है। मैं भी आपकी डिबेट पे सुन रहा था, 190 करोड़ का अगर कोई अपार्टमेंट है, वो मुझे लगता है 1 या 2-4 उदाहरण होंगे ऐसे इंडिया में। लेकिन सरकार की जो टारगेट ऑडियंस थी ना, मिडिल क्लास आदमी, लोअर मिडिल क्लास आदमी, जिसके 25 तरीके की जिम्मेदारी होती है, सरकार ने उसकी जिम्मेदारियां थोड़ा सोशल सिक्योरिटी बढ़ा के, थोड़ा उसके हाथ में पैसा बढ़ा के उसको जिम्मेदारियों से दूर करने की कोशिश करी है। अगर आप देखिए तो जैसे हम लोग बजट को डिस्कस कर रहे थे, सरकार ने टूरिज्म को एक इंडस्ट्री के रूप में और कैसे अच्छे से डेवलप करा जाए, इस पे कुछ काम करने की कोशिश करी है। तो टूरिज्म जब जब बढ़ेगा, टूरिज्म लोअर मिडिल क्लास की सर्कुलर इकोनॉमी को रोटेट करेगा, क्योंकि टूरिस्ट जहां भी जाता है, जब वो स्पेंडिंग करता है, सारी स्पेंडिंग जीएसटी से अकाउंटेबल नहीं होती। अभी आप देखिए यूपी में कुंभ हो रहा है, कुंभ में जो लोअर मिडिल क्लास पे स्पेंडिंग हो रही है, जो सर्कुलर इकोनॉमी में स्पेंडिंग हो रही है, नाविक में है, ट्रांसपोर्ट में है, खाने पीने में है, वो जीएसटी से अकाउंटेबल नहीं है, लेकिन वो लोगों के हाथों में पैसा बढ़ा रही है। और जब वो पैसा बढ़ेगा तो आएगा तो फिर इकोनॉमी में ही ना लोग अपनी स्पेंडिंग बढ़ाएंगे। तो हमें ये देखना चाहिए कि सरकार ने अपने टारगेट ऑडियंस को सबसे अच्छे से एड्रेस करा है और आज
आज के बजट की हेडलाइन सिर्फ और सिर्फ मिडिल क्लास होगा अगले 2-4 दिन तक। अब कोई ये जिक्र नहीं करेगा कि ये कॉरपोरेट की सरकार है, कॉरपोरेट की तरफ ध्यान देती है, उनके टैक्स कम करती है। तो सरकार ने एनालिसिस करके अपने बेस्ट ऑडियंस को एड्रेस करा है। और अब आप देखिएगा बजट में सिर्फ और सिर्फ लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास की बात होगी, जो कि सरकार चाहती थी कि उनमें एक गुड फेथ जनरेट हो, वो लोग और खोल के आए, अपनी इच्छाओं को बोले, कंट्रीब्यूट करें और उन्हें लगे कि हाँ कोई हमारी आवाज सुनने को तैयार है। ठीक है, यानी कि लोअर मिडिल क्लास को भी फायदा होने वाला ये बजट है। उन्हें जो डायरेक्ट बेनिफिट्स मिलते हैं, अलग अलग योजनाओं के जरिए बेनिफिट्स मिलते हैं, उसके अलावा जब मिडिल क्लास के लोग पैसे खर्च करेंगे तो वो भी निचले तबके के लोगों के हाथ में जाएंगे, तो इससे भी उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा, आप ये कह रहे हैं। मनिंद्र जी, आपके पास एक बार फिर से आती हूँ। विश्व गुरु बनाने वाला ये बजट है क्या? ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे हैं। वो तो अभी टाइम ही बताएगा विश्व गुरु का, एंड वी आर प्रोसीडिंग ऑन दैट वे ओनली। बट एक चीज मैं ये कहूंगा कि एक पॉइंट और एक बजट के स्पीच पे शायद ध्यान नहीं दिया, इन्होंने एक अनाउंसमेंट किया है ई श्रम योजना फॉर गिग वर्कर्स ऑफ 1 करोड़ टू बी बेनिफिटेड। ये मिडिल क्लास नहीं है। ई श्रम योजना और ई श्रम का जो पोर्टल बन रहा है वो लेबर क्लास, जो अनऑर्गेनाइज्ड क्लासेस थी, उनके लिए बन रहा है, उनके स्किल डेवलपमेंट और उनके लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए बन रहा है। उनके अकाउंट में डायरेक्टली आप कनेक्ट करोगे। जो बीच में ये जितनी हेराफेरी होती थी, गलत कनेक्ट होते थे, जितने सब्सिडीज नहीं पहुंचते थे, ऑर्गेनाइज नहीं होते थे, तो मुझे लगता है कि ये मिडिल क्लास से ज्यादा लोअर क्लास के लिए है। 1 करोड़ बहुत कम है। ई श्रम अगर पोर्टल एक्चुअली इम्प्लीमेंट होगा, आई होप मार्च अप्रैल तक, उसके बाद आप देखना ये रिवॉल्यूशन होगा अपने जितने अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के हैं, जो जॉब की एक क्रिएटिविटी इनकी प्रॉब्लम बनी हुई थी, वो सारे के सारे ऑर्गेनाइज्ड वे में आगे उनकी कनेक्टिविटी होगी, उनको स्किलिंग करके और नए डेवलपमेंट की तरफ उनको एक स्ट्रक्चर और डायरेक्शंस दिया जा सकता है। ये मिडिल क्लास के साथ साथ लोअर क्लास के लिए बहुत ज्यादा है। प्रदीप जी, मजदूर सेक्शन तो आपके साथ भी जुड़ा हुआ है। कहीं भी रियल एस्टेट का काम होता है तो वहाँ पर मजदूरों की भी ज़रूरत होती है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वो भी मजबूत होंगे। और वहीं टूरिज्म की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि रियल एस्टेट उससे भी जुड़ा हुआ है। टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, ज़मीन की व्यवस्था सरकार ज़्यादा सरल तरीके से कर सके, इसका भी जिक्र किया गया। देखिए, बिल्कुल ठीक है। रिलीजियस टूरिज्म पिछले 3-4 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ा है। आपने प्रयागराज देखा, अयोध्या देखा आपने, और इवन मथुरा, वृंदावन, इन सब में फोकस होकर डेवलपमेंट की जा रही है और इसका इम्पैक्ट वहाँ के रहने वालों को मिलता है। अक्सर देखा जाता है कैपिटल सिटी में लोग ज़्यादा वर्क करते हैं, वहाँ ज़्यादा लोगों की इनकम होती है या वहाँ ज़्यादा कैपिटल की मूवमेंट होती है। लेकिन रिलीजियस टूरिज्म से उन सिटीज़ को भी, जहाँ रिलीजियस टूरिज्म आ रहा है, उन सिटीज़ में भी लोगों की इनकम बढ़ रही है। तो जब जब इनकम बढ़ेगी वो सिटी कैपिटल सिटी की तरफ बढ़ेगी, तो वहाँ ये और ज़रूरत है कि वहाँ जॉब क्रिएशन कैसे हो। जब जॉब क्रिएशन होगा, क्योंकि टूरिज्म से पूरा जॉब क्रिएशन नहीं होता, वहाँ मैन्युफैक्चरिंग की भी ज़रूरत है। तो वहाँ पे अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ भी आती हैं तो मुझे लगता है कि ऐसे रिलीजियस टूरिज्म जहाँ डेवलप हो रहे हैं वो कैपिटल सिटी में कन्वर्ट होंगे, और कैपिटल सिटी में कन्वर्ट होते हैं तो नो डाउट सबको फ़ायदा होता है और उसका इम्पैक्ट हर सेक्टर को बढ़ता है। क्योंकि रियल एस्टेट के साथ में एंसिलरी इंडस्ट्रीज बहुत सारी जुड़ी हुई हैं। हम सिर्फ रियल एस्टेट सिर्फ ये नहीं देखते कि आप आए, आपने घर ले लिया, आपका काम हो गया, क्योंकि हाउसिंग से रिलेटेड डिफरेंट इंडस्ट्रीज है जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, वहां लोगों की इनकम हो रही है, उन सबको सीधा फायदा मिलता है। तो रियल एस्टेट का फायदा होना सबसे इंपॉर्टेंट है। मनीष अग्रवाल से एक और सवाल। मनीष जी, जब भी बजट की बात होती है, सरकार कहती है कि ये बजट बहुत अच्छी है, सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं कि इससे अच्छा बजट तो हो ही नहीं सकता, लेकिन विपक्ष उस पर जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन करता है और विपक्ष उसकी खामियां भी गिनाता है। और यहाँ पर अगर इस बजट की बात की जाए तो आपको अगर मैं बोलूं कोई खामी, कोई लूप होल, तो वो आप क्या गिनाएंगे? देखिए, लूप होल ढूंढना बहुत मुश्किल है इस तरीके की चीजों में जो मिडिल क्लास को एड्रेस कर रहा है। आज आप अगर देखिए, इतनी देर हो गई बजट आए, अभी तक आपको एक नेगेटिव कमेंट नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि विपक्ष को भी यह मालूम है ना कि सरकार ने हमारी सबकी टारगेट ऑडियंस को इतना अच्छा एड्रेस करा है कि हम इसमें कमी निकाल के ऐसा तो नहीं उनके विरोध में चले जाएंगे। अगर हम इसके लिए कुछ नेगेटिव बोलेंगे तो मिडिल क्लास पे इंपैक्ट तो नहीं आ जाएगा। अगर आप चुनाव से रिलेट करें तो आप दिल्ली के चुनाव में देखिए, केजरीवाल जी का अभी तक कोई
कोई रिएक्शन इस पे नहीं आया होगा। अब विपक्ष भी इसको क्रेडिट लेने की सोचेगा कि हमने सरकार पे इतना दबाव बना दिया कि सरकार को इस तरीके के बड़े बदलाव मिडिल क्लास के लिए लाने पड़े। इसीलिए सरकार का इसको मास्टर स्ट्रोक कहा जाएगा। कमियां ढूंढना एक अलग ऑप्शन है, अगर हम उसकी नेगेटिव एनालिसिस करेंगे तो कहीं ना कहीं कमी मिलेगी, लेकिन लार्जर ऑडियंस जो है वो एड्रेस हुई है। टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म पे सरकार जो काम कर रही है, जैसे अभी मेरे पूर्व में बता रहे थे रियल एस्टेट के लिए, आप अयोध्या में, वाराणसी में आज लैंड की कीमत देखिए, मथुरा वृंदावन में जमीनें नहीं मिल रही हैं। 5 स्टार होटल्स की यूपी में लाइन लगी हुई है, एक जगह 10-10, 15-15 बन रहे हैं। तो लोगों को पोटेंशियल बिजनेस दिख रहा है। अब सरकार अगर लोगों के पास स्पेंडिंग बढ़ाती है तो लोग वहां जाना शुरू करेंगे। और जैसे रियल एस्टेट का डेवलपमेंट होता है ना, अगर होटल्स आएंगे, टाउनशिप्स आएंगी, तो उससे और भी इंडस्ट्री वहीं पे डेवलप होती है, क्योंकि वो उनको एंसिलरी यूनिट्स, छोटी चीजों की जो जरूरत होती है वो वहां पहुंचाई जाती है। तो सरकार ने जो अपने तरीके से इसको एड्रेस करा है, मुझे नहीं लगता अब तक विपक्ष इसमें कोई कमी निकाल पाया है। और सबको इस बजट के फेवर में ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये मास को एड्रेस करा गया है, क्लास को एड्रेस नहीं करा गया। जब जब बजट क्लास को एड्रेस करा जाता है तो लोग उसके विरोध में जल्दी निकल के आते हैं, लेकिन मास के एड्रेस के विरोध में लोग निकल के नहीं आते। जी हमारे बीच में मनिंद्र के तिवारी जी हैं, टैक्स एक्सपर्ट, क्योंकि इस बार बजट में जो सबसे बड़ा एक कह लीजिए कि शो स्टॉपर फैसला है वो है टैक्स रेजिम। मनिंद्र के जी, सरकार से उम्मीद भी की जा रही थी और हर बार जब चर्चा होती थी तो ये पॉइंट रह जाता था कि मिडिल क्लास को क्या मिला, या एक बात जो सबके बीच में आती थी वो ये कि 10 लाख तक तो टैक्स होना ही नहीं चाहिए, फ्लैट फ्री, फ्लैट जीरो होना चाहिए। तो चीजें 10 लाख की तरफ बढ़ जरूर रही थी, लेकिन उसमें भी टीएनसी अप्लाई था। पर इस बार 10 की उम्मीद के चलते सरकार ने 12 तक सीधा टैक्स की छूट दे दी। तो क्या ये सीधा फ्लैट 12 लाख पे जीरो है, या इसके अंदर भी कुछ माइनर चीजें हैं जिनका ध्यान रखना होगा, कुछ टर्म्स कंडीशंस हैं? टर्म कंडीशंस तो अभी देखने से पता चलेगा, अभी इनके बजट की एनालिसिस करने के बाद ही पता चलेगा। अभी जो इनके अनाउंसमेंट्स हैं उसमें कोई टर्म कंडीशन इन्होंने अभी नहीं बताया है। और सैलरीड क्लास, मिडिल क्लास सबसे ज्यादा हैप्पी होगा इस दो एजम्पशंस, दो अनाउंसमेंट से, 12 लाख के टैक्सेशन बेनिफिट से और 2 घर के सेल्फ ऑक्यूपेंसी से, क्योंकि वहां भी वो बचा पा रहे हैं। दूसरा घर जो इनका लेट आउट प्रॉपर्टी ट्रीट होता था वो चीज भी अब इनके साथ बच जाएगी। तो ये दोनों बेनिफिट प्लस 50,000 का जो रेंटल था उसके ऊपर टीडीएस भी इन्होंने खत्म कर दिया, वो वाला भी एक बेनिफिट मिडिल क्लास, सैलरीड क्लास जो हमेशा इस पॉइंट को थोड़ा सा और समझाइए मनिंद्र जी कि ये रेंटल वाला टीडीएस खत्म हुआ है, मतलब जिनके पास सेकंड प्रॉपर्टी है या वो ओनर हैं लेकिन उन्होंने रेंट पर दिया है, वो रेंटल इनकम है, तो ये किस तरह प्रभावित होगी? इसको थोड़ा और डिटेल और लेमन्स में समझाइए। पहले था कि आपके पास अगर 2 घर होते थे तो एक घर आप अपना ट्रीट कर सकते थे, जिसमें आप रहते हो या नहीं रहते हो, जिसका एनुअल वैल्यू कम होता था, उसको हम ट्रीट करते थे कि ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तो उसके ऊपर जो इनकम होता था वो कोई भी इनकम हम काउंट नहीं करते थे अपने टैक्स के कैलकुलेशंस में। अभी अब इन्होंने वो एक घर के बजाय 2 घर को इन्होंने कर दिया कि आप 2 घर तक अगर लेते हो तो भी आपकी जो इनकम होगी उस पे, उसको हम सेल्फ ऑक्यूपाइड ट्रीट कर सकते हैं। ऑल्दो अगर आप रेंटल दोगे या रेंटल पे किसी को दिए हो तो वो चीजें नहीं काउंट होंगी, वो एज ए आपका लेट आउट प्रॉपर्टी। यानी किसी के पास अगर 2 घर हैं, दूसरा घर यदि प्लान नहीं किया है तो ये भी एक अच्छा वक्त है अपने लिए एक इनकम जनरेट करने का, कि सेल्फ ऑक्यूपेंसी में 2 घर आएंगे तो एक से रेंटल इनकम टैक्स फ्री होगी, यही अर्थ है इसका? एग्जैक्टली। दूसरा है कि पहले जो अगर कोई एम्प्लॉइज या सैलरीड पर्सन कहीं एज ए रेंट पे होता था तो अपने दूसरे सिटीज में जाके जॉब करने के दौरान, तो उसको अगर 50,000 के आसपास तक अगर आपको ये देना होता था, किसी को रेंटल देना होता था अपने लैंडलॉर्ड को, तो उसको टीडीएस काटना पड़ता था, उसके कंप्लायंसेस पूरे करने होते थे जी। अब वो भी इन्होंने 50,000 से ऊपर के लिए कर दिया है, तो वो एक बेनिफिट भी ईज ऑफ कंप्लायंस है कि दूसरों को इसके परेशानियों से उबर जाएंगे और वो उस पर कोई ऐसा टैक्स और टीडीएस काट के जमा करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी। बिल्कुल। और मुझे लगता है प्रदीप मिश्रा जी इस पर थोड़ा और विस्तार से बताएंगे, रियल एस्टेट एक्सपर्ट है हमारे साथ। प्रदीप जी कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, मैं जो कुछ चीजें देख रहा हूँ, जैसे जैसे बजट की चीजें और क्लियर हो रही हैं, मैं इसके अंदर देख रहा हूँ स्वामी फंड, करीब 15,000 करोड़ का नया स्वामी फंड इसके अंदर डालने की बात कर रहे हैं। स्वामी फंड बेसिकली उन प्रोजेक्ट्स के लिए है जो प्रोजेक्ट रुके हुए हैं,
गवर्नमेंट पहले भी स्वामी फंड लेके आई, उसके बजट को इंक्रीज भी किया और फिर 15,000 करोड़ रुपए उन स्टक प्रोजेक्ट्स के लिए जहां आम आदमी रुका हुआ है, फंसा हुआ है बेसिकली, प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं हुए। उसके लिए कई कारण हो सकते हैं, कई बार गवर्नमेंट की पॉलिसी हो सकती है, कई बार साइफन ऑफ फंड होता है, अलग अलग कारणों की वजह से, या कोविड जैसी सिचुएशन भी होती है। तो उन प्रोजेक्ट्स को कैसे पोजीशन दिया जाए, उनको कैसे फाइनल स्टेज पे उन ग्राहक को, जो कंज्यूमर्स हैं, जो घर के लिए जूझ रहे हैं, उसके लिए 15,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन भी रखा हुआ है। ये एक बड़ी अच्छी चीज मैं इसके अंदर देख रहा हूँ। इससे करीब 1 लाख एडिशनल यूनिट्स की डिलीवरी हो सकती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं देख रहा हूं, अर्बन चैलेंज फंड 1 लाख करोड़ रुपए का, ये उन प्रोजेक्ट्स के लिए, अर्बन ग्रोथ और रीडेवलपमेंट जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए, सैनिटेशन टाइप के प्रोजेक्ट्स के लिए अर्बन पे भी फोकस किया हुआ है इसके अंदर। दूसरा, अफोर्डेबल हाउसिंग, इसका जो मेन एम यही है कि अफोर्डेबल हाउसिंग के जो प्रोजेक्ट्स, जो लोगों को घर नहीं मिल पा रहा था, उनको घर मिले और इंफ्रास्ट्रक्चर और हो जाए, जो किसी कारण अटके थे उनको उनके यूनिट्स उनकी डिलीवरी मिल जाए। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी पे भी फोकस किया गया है। इस पे कैपिटल एक्सपेंडिचर 1.5 लाख करोड़ रुपीस कर रहे हैं, तो ये एक बड़ी चीज है। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी कर रहे हैं। और इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट की बात करें तो यहाँ एसेट मोनेटाइजेशन को अनलॉक कर रहे हैं 10 लाख करोड़ रुपीस से, ये नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर जब बढ़ेगा उसका फायदा सबको मिलता है, क्योंकि नई माइक्रो सिटीज भी इवन डेवलप हो सकती हैं और चीपर रेट्स के ऊपर लोगों को नए ऑप्शंस भी अवेलेबल हो सकते हैं। कुल मिला के इसमें जो एंड यूजर है उसका काफी ध्यान रखा गया है। इन्वेस्टर से पहले एंड यूजर, यानी कि जो आम आदमी है, जो मिडिल क्लास है या जो लोअर मिडिल क्लास है, उसके इर्द गिर्द जो उसके जीवन की प्लानिंग होती है कि रोटी, कपड़ा, मकान, जो इसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हैं। फिलहाल हमारे कुछ रिपोर्टर्स हैं जो लोगों के बीच में ही हैं, सीधा उन्हीं की बात सुनेंगे। कानपुर से हमारे साथ अमित गंजू है, हिमांशु हमारे साथ नोएडा से हैं। सबसे पहले रुक कर लेंगे अमित गंजू का। अमित, बात कीजिए, आप किस कम्युनिटी के बीच में हैं या आम लोगों के बीच में, वो उस बजट को कैसे देख रहे हैं और कौन सी हाइलाइट्स हैं जो उनको ज्यादा अपील कर रही हैं? देखिए आस्था जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, आज का दिन अगर कहा जाए, जो एक आम नागरिक है, जो सिटीजन है, उसके लिए बड़ा अहम है। सुबह से लोग नजरें गड़ाए थे कि आज पिटारे से क्या निकलता, और उसके बाद औद्योगिक नगरी कानपुर में 800 से ज्यादा यहाँ इस जगह इंडस्ट्रीज हैं। ऐसे में मैं अपने कैमरा में से कहूँ, पहले आप सबको दिखाइए, अलग अलग ट्रेड्स हैं, लगभग 32 ऐसे एसोसिएशन हैं जो कोऑपरेटिव स्टेट में हैं और उनके अलग अलग जो पदाधिकारी हैं या ओनर्स हैं हमारे साथ हैं। हम चलिए शुरुआत करते हैं युवा व्यापार। सर, आपका चश्मा भी अच्छा लग रहा है और आपकी आज कुछ खुशी भी कह रही है, बताइए कैसा लगा आज का बजट? सर, आप आज का बजट फोकस किया गया है मिडिल क्लास को, और जो कि बहुत ही अच्छी बात है। व्यापारियों के लिए TDS की दर बढ़ा दी गई है और हम सभी व्यापारियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स सस्ता कर दिया गया है, EV गाड़ियाँ सस्ती कर दी गई हैं। तो बहुत ही अच्छा बजट है, मेरे को लगता है पिछले 10 सालों का सबसे अच्छा बजट आज है। चलिए 10 साल। सर, आप कैसे इस बजट को देख रहे हैं? सर, आप बताइए। बजट में जो छूट दी गई है निश्चित तारीफ के काबिल है। अच्छा। और अपेक्षाएं लोगों की बढ़ी हैं और भी सरकार से। सर आप बताइए, युवा के व्यापारी क्या सोचता है, युवा उद्यमी क्या सोचता है? आम बजट उन्होंने दिया है, जैसे जूता, कपड़ा, मकान और मोबाइल, 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें आज की दुनिया में। जूते में लेदर जूते को सस्ता किया, कपड़े में भारत के कपड़े को सस्ता किया, जिससे मेक इन इंडिया को काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। मकान के लिए उन्होंने 12 लाख तक की इनकम फ्री कर दी, जिससे कंजम्पशन भी बढ़ेगा इंडिया में। और मोबाइल के लिए उन्होंने LED और मोबाइल मेक इन इंडिया में भी सस्ता करके उसको प्रोत्साहित दिया। सर, आप चेयरमैन हैं इंडस्ट्री के, आपके पूरे तमाम राज्य, आज के दिन उद्यमी कानपुर का क्या रिएक्शन है? कानपुर के समस्त उद्यमी जो है, हमारे यहाँ मीडियम क्लास उद्यमी बहुत ज़्यादा हैं और समस्त उद्यमी दादानगर के आज बहुत ही खुश हैं और खुशियां मना रहे हैं। मोदी सरकार को बड़ा बड़ा धन्यवाद कर रहे हैं। तो चेयर कर देंगे आप सर मोदी जी? बहुत बढ़िया, मोदी जी, घर घर मोदी, हर हर मोदी। सर, कैसे देख रहे हैं आप लोग? सर, ये बजट जो है अब की बार मध्य वर्ग के लिए दिया गया है और इस बजट से आप बाज़ार में खूब पैसा आएगा, लोग अपनी इनकम भी बढ़ाएंगे और इस बहाने खर्चा भी खूब करेंगे। सर आप बताइए, क्विक रिएक्शन आपका क्या है? बहुत गजब की बात मेरे भाई ने बोली है कि लोग खर्चा करेंगे। मैं तो राय दूंगा कि हर आदमी अब पैसे बचाए नहीं, क्योंकि कल सुबह पता नहीं ये बल्ब फ्यूज होगा कि नहीं होगा। कोई नहीं जानता कि कल सुबह खुशी जाहिर कर रहे हैं और कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि बीते 10 साल में देखें तो अब तक का सबसे अच्छा और सबको सूट करने वाला बजट इसे बताया जा रहा है कानपुर के अंदर। हम रुक करेंगे, हमारे साथ हिमांशु जुड़े हुए हैं नोएडा से। हिमांशु, लोगों से बात करिए, आपके साथ महिलाएं भी मौजूद हैं, उन्हें कैसा लगा ये बजट? खासतौर पर महिलाओं की ओपिनियन बड़ी जरूरी हो जाती है और इस बार तो सबसे ज्यादा जिस बात की चर्चा है वो है टैक्स स्लैब।
हाँ ये है कि प्रिंट के लिए